अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स आर्टिकल 3.5 रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड आर्टिकल 3.6 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपने चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास फिज़िक्स में ड्राइव किया होगा। तो आज के इस लेक्चर में जस्ट हम इनको रिकॉल करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ। सो हम और जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है वो एस है, तो हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि रिलेट करती है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। और ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है एस इज़ इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 इंटू टी। आपने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, एस इज़ इक्वल टू वी टी, और उस रिलेशन में जो वी था ये एक्चुअली वी एवरेज थी, वी एवरेज इंटू टी। आपने इस इक्वेशन को इस तरह से पढ़ा था, एस इज़ इक्वल टू वी टी। एंड जो नेक्स्ट इक्वेशन है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दिस इक्वेशन रिलेट्स distance cover, initial velocity, time and acceleration, and finally the third equation of motion relate distance covered, acceleration, initial and final velocities। अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, These equations are useful only for the linear motion with uniform acceleration। यानी इन इक्वेशंस को हम जस्ट उन बॉडीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मोशन स्ट्रेट लाइन हो और जिनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ज़रा पहले रीड करते हैं फिर इसको समझते हैं। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन ऑल द वेक्टर्स कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर्स इन सच प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल। अच्छा, पहले तो यहाँ तक इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। और अगर कहीं ऐसा केस हो कि किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो तो हम उन वेक्टर्स को ट्रीट कर सकते हैं एज आ स्केलर। और इस तरह के प्रॉब्लम में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और बाकी जितनी भी डायरेक्शन इस वेलोसिटी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होंगी उन सब डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लास्ट पॉइंट देखते हैं, these equations for uniformly accelerated motion can also be applied to free fall motion of the objects। यानी इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मोशन जो है वो फ्री फॉल हो। यानी ये फॉल कर ऐसी बॉडीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो फॉल कर रही हों अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब न्यूटन्स लॉज बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 3.6 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इन लॉज को आपने डिटेल में नाइन्थ क्लास फिज़िक्स में डिस्कस किया था। आज हम इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा अनटिल और अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी और एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। इसकी इंटरप्रिटेशन ये नीचे दी गई है कि इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। इसकी टिपिकल एग्जांपल आपने देखी है कि अगर कोई बुक टेबल के ऊपर पड़ी हो और जब तक इस पर आप कोई फोर्स ना लगाएं ये टेबल के ऊपर ही रहती है। अब अगर ऑब्जेक्ट्स का मैस ज़्यादा हो यानी ऑब्जेक्ट्स का मैस ग्रेटर हो तो उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, और अगर ऑब्जेक्ट्स का मैस जो है वो कम है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स रिक्वायर्ड है। किसी भी बॉडी कोई भी बॉडी अपनी स्टेट के अगेंस्ट जो रेजिस्ट करती है जब उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है तो उसको कहते हैं इनर्शिया। यहाँ से हमने देखा कि अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है तो वो रेजिस्ट भी ज़्यादा करती है यानी उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। अगर बॉडी का मैस कम है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट भी कम करती है।
यानी अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, अगर हमने उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना है तो हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगानी, या अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है और हमने वो मूव करी है उसको स्टॉप करवाना है तो फिर भी हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर्ड लाइटर बॉडी, यानी जिसका मास कम है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करवाने या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करवाने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ग्रेटर मास। तो इसको रीड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स विद ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। तो अब आपकी बुक की ये लाइन है, इनको रीड कर लेते हैं। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, दैट इज़ मोर मास मोर इनर्शिया एंड लेस मास लेस विल बी द इनर्शिया। अब एक डेफिनेशन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता हो, वैलिड करता हो, तो ऐसे फ्रेम को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की, इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। आपने 9th क्लास फिज़िक्स में पढ़ा था कि जब कोई नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन जो है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाएं तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल हो और वो मास उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज मास। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। इफ़ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉल मास एंड अ लार्ज मास, द स्मॉल मास विल एक्सेलरेट मोर बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी है। इफ़ यू ट्राई टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर इट विल एक्सेलरेट फास्टर इफ़ द बॉक्स इज़ पैक्ड विद बुक्स। कि अगर आप एक एम्प्टी बॉक्स को इस फ्लोर के ऊपर जो है वो मूव करवाते हैं और एक ऐसा बॉक्स जो कि फुल ऑफ बुक्स हो, तो दोनों बॉक्स पे अगर सेम फोर्स लगाएं तो वो बॉक्स जो एम्प्टी है चूँकि उसका मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। आपने इस इक्वेशन को F इज़ इक्वल टू एम ए की फॉर्म में स्कूल फिज़िक्स में सीखा होगा। सो नेक्स्ट और लास्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट। इसको समझने के लिए इस एनिमेशन पे ज़रा गौर करें। ये बॉल जाके हिट की है एक वॉल के साथ, तो ये बॉल ने इस वॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स एक्सर्ट किया। इस फोर्स को कहते हैं ये एक्शन फोर्स है। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जितनी फोर्स इस बॉल ने इस वॉल के ऊपर एक्सर्ट किया, यानी बॉल ने दीवार के ऊपर एक्सर्ट किया है, दीवार भी उतनी ही फोर्स इस बॉल पे लगाएगी और बॉल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब इसमें से एक फ़ोर्स को हम कहते हैं एक्शन फोर्स और जो दूसरी फोर्स है उसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। इसी एग्जांपल से आपने देखा जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। और यहाँ से हम इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं कि ईच फोर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ओनली ऑन वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर वॉल के ऊपर एक्शन फोर्स एक्ट कर रही है तो जो बॉल है उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी। जो दोनों फोर्सेस हैं वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई आपके पास ऐसी अरेंजमेंट है, आपके पास कोई स्प्रिंग है या स्ट्रिंग है जो जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड जो है वो आपके हाथ में, तो अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे यानी इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं तो ये जो स्प्रिंग है या स्ट्रिंग है ये भी उस फोर्स के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में आपके हाथ पे जो है वो फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं वो इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही।